Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we will recite and understand the poem An August Midnight of class 7 from Ratna Sagar. This poem is written by Thomas Hardy. थॉमस हार्डी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोइट थे। वो अमीर और गरीब के बीच फ़र्क या भेदभाव और इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स के साथ होने वाले अनफेयर ट्रीटमेंट या फिर बैड बिहेवियर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये उनके कई नॉवेल्स से क्लियर हो जाता है, जैसे कि फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कैटर्स ब्रिज एट्सेट्रा। हार्डी ने पोम्स, शॉर्ट स्टोरीज़ और प्ले भी लिखे। आइए उनकी ये पोम एन ऑगस्ट मिडनाइट पढ़ते हैं। अ शेडेड लैम्प एंड अ वेविंग ब्लाइंड। एक शेडेड लैम्प और एक वेविंग ब्लाइंड। वेविंग ब्लाइंड का मतलब होता है लहराता हुआ पर्दा। ब्लाइंड का मतलब होता है स्क्रीन या फिर पर्दा जो हवा की वजह से फड़फड़ा रही है। एंड द बीट ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्लोर। और दूर एक किसी फ्लोर से घड़ी की टिक टिक की आवाज़। ऑन दिस सीन एंटर विंग्ड हॉर्न एंड स्पाइन। और इस सीन में पंख वाले, सींग वाले और एक कांटेदार एंटर होते हैं। विंग्ड का मतलब पंख वाला, हॉर्न मीन्स सींग वाला और स्पाइन मीन्स कांटेदार। अ लॉन्ग लेग्स, अ मोथ एंड अ डम्बल डोर। एक लंबे पैर वाला, एक पतंगा और एक डम्बल डोर। लॉन्ग लेग्स मीन्स एक मक्खी जिसकी बहुत ही थिन बॉडी होती है और बहुत ही लंबे पैर होते हैं और पैर भी बहुत ही थिन होते हैं, पतले होते हैं। डबल डोर का मतलब होता है एक मधुमक्खी जिसके बहुत ही ज़्यादा लंबे बड़े बाल होते हैं। एंड मोथ का मतलब होता है पतंगा, जो कीट पतंगे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोथ। वाइल मेड माई पेज देयर आइडली स्टैंड्स। और उसी दौरान मेरे पेज के बीच में वो निष्क्रिय खड़ी रहती हैं। आइडली स्टैंड, आइडली का मतलब होता है बेकार, खाली या फिर आलस से भरा। अ स्लीपी फ्राई दैट रब्स इट्स हैंड्स। और नींद वाली मक्खी जो अपने हाथ मलती है, मतलब वो मक्खी जिसको नींद आ रही हो और वो मेरे पेज पर बैठ करके अपने हैंड्स रब कर रही है। दस वी मीट फाइव इन दिस स्टिल प्लेस। और इस तरह हम पांचों मिले इस शांत जगह में। स्टिल मीन्स नो मोमेंट या बिल्कुल शांत। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट इन स्पेस। और इस समय और इस जगह पर। माई गेस्ट परेड माई न्यू पेंट इंक। मेरे मेहमान मेरे नई लिखी स्याही की परेड करते हैं। परेड का मतलब होता है लाइक मार्च, जो सोल्जर्स वगैरह करते हैं, लाइक दिस। और बैंग एट द लैम्प ग्लास वर्ल्ड एंड सिंक। और या फिर लैम्प ग्लास पर धमाका करें, चक्कर लगाएं और डूब जाएं। वर्ल्ड मतलब होता है चक्कर लगाना, गोल गोल घूमना, आसपास घूमना। एंड सिंक मतलब डूब जाना। गॉड्स हम्बलेस्ट डे आई म्यूज येट वाई। गॉड के सबसे हम्बल यानी विनम्र क्रिएचर हैं वो, और मैं ये सोचता हूँ फिर भी क्यों। दे नो अर्थ सीक्रेट्स दैट नो नॉट आई। और वो अर्थ के सारे सीक्रेट्स जानते हैं, सारे राज जानते हैं जो मैं नहीं जानता। Let's understand the poem. First exercise is read these lines and answer the questions. लाइन है हमारी, a shaded lamp and a waving blind and the beat of a clock from a distant floor. इस लाइन के बिहाफ पे तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what time of the day is referred to in these lines. इन लाइन्स में कौन सा टाइम रेफर किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, why does the blind wave. जो ब्लाइंड है वो वेव क्यों कर रहा है, फड़फड़ा क्यों रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, एक्सप्लेन द फ्रेज द बीट ऑफ अ क्लॉक। और आपने ये जो फ्रेज है द बीट ऑफ अ क्लॉक, इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा, दीज लाइन्स रेफर टू द नाइट। ये लाइन्स नाइट को रेफर करते हैं, यानी रात के समय को रेफर करते हैं। सेकेंड का आंसर है हमारा, द ब्लाइंड वेव्स बिकॉज अ ब्रीज कम्स इन थ्रू द ओपन विंडो एंड मेक्स इट मूव। ब्लाइंड का मतलब मैं बता चुकी हूँ, पर्दे या फिर खिड़कियाँ जो कि वेव करते हैं यानी हिलते डुलते हैं, क्योंकि जो ब्रीज का मतलब होता है हवा, जब हवा अंदर आती है ओपन विंडो के थ्रू तो ये मूव करने लग जाती हैं, हिलने डुलने लग जाती हैं। थर्ड का आंसर है हमारा, बाय द फ्रेज द बीट ऑफ अ क्लॉक। द बीट ऑफ अ क्लॉक जो फ्रेज है इसका मतलब था, द पोइट रेफर्स टू द रेगुलर रिदमिक मूवमेंट ऑफ अ क्लॉक हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर पोइट जो है रेफर करता है कि जो एक आवाज़ थी जो रेगुलरली आ रही थी और एक रिदमिक, एक पर्टिकुलर साउंड क्रिएट कर रही थी जो कि काफ़ी डिस्टेंस से बार बार सुनाई दे रही थी, कंटिन्यू सुनाई दे रही थी। सेकेंड है हमारा, लाइन जो दी गई है हमें, माई गेस्ट
स्प्रेड माई न्यू पेंट इंक और बैंग एट द लैम्प ग्लास वॉल एंड सिंक। इस लाइन के बिहाफ पे, इन दो लाइन के बिहाफ पे जो है क्वेश्चन है हमारा, हु आर द गेस्ट्स, ये गेस्ट्स कौन हैं। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाई डू द गेस्ट बैंग एट द लैम्प ग्लास, और जो गेस्ट हैं वो इस लैम्प ग्लास के आसपास क्यों बैंग करते हैं, क्यों धमाका करते हैं। थर्ड है व्हाट एल्स डू द गेस्ट डू, और इसके अलावा जो गेस्ट थे ये क्या करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा द गेस्ट्स आर अ लॉन्ग लेग्स, अ मॉथ एंड अ डम्बलडोर एंड अ स्लीपी फ्लाई। तो गेस्ट कौन थे, मेहमान कौन थे, लॉन्ग लेग, मोथ, डम्बलडोर और एक सोती हुई या जिसको नींद आ रही थी वो वाली मक्खी। ठीक है। सेकंड का आंसर है द इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द लाइट। जो इंसेक्ट्स थे, कीट पतंगी या फिर जो कीड़े मकोड़े थे, ये मक्खियाँ वगैरह, ये लाइट से अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द लैम्प। लैम्प में जो लाइट होती है, रोशनी होती है, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। दे देयरफॉर सर्कल अराउंड इट, और इसीलिए वो उसके आसपास सर्कल बना लेते हैं, यानी घेरा बना लेते हैं, उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। ओकेजनली टचिंग द ग्लास एंड देन फॉलिंग डाउन, और बीच बीच में वो टच हो जाते हैं ग्लास से, यानी लैम्प का जो ग्लास होता है, कांच होती है, उससे टकरा जाते हैं और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। थर्ड का आंसर है हमारा द इंसेक्ट्स ऑल्सो सिट ऑन द पेज द पोएट हैज़ रिटन जस्ट रिटन ऑन। जो इंसेक्ट्स थे वो एकदम से पेज के बीच में बैठ जाते हैं, जिस पेज पे जस्ट अभी अभी पोएट ने कुछ लिखा था। एंड दे स्मज द कंटेंट्स इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में वो जो लिखावट थी उसको स्मज कर देते हैं, यानी फैला देते हैं, गंदा कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा आंसर दिस क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑब्जेक्ट्स डज द पोइट मैंशन इन द फर्स्ट टू लाइन्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीज़ें जो पोइट ने मैंशन की थी फर्स्ट टू लाइन्स में। तो आंसर हो जाएगा द पोइट मैंशंस अ शेडेड लैम्प। पोइट ने मैंशन किया था शेडेड लैम्प, अ वेविंग ब्लाइंड एंड अ क्लॉक इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम। सेकेंड क्वेश्चन है विच थ्री गेस्ट्स एंटर द पोइट्स रूम। कौन से तीन मेहमान जो हैं वो पोइट के रूम में एंटर करते हैं। द गेस्ट्स दैट एंटर द पोइट्स रूम आर लॉन्ग लेग्स, अ मोथ एंड अ डम्बलडोर। थर्ड क्वेश्चन में आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, एक्सप्लेन दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। पोम में ये दो लाइन थी, उसको एक्सप्लेन करना है। लाइन है हमारी दस मीट वी फाइव इन दिस स्टिल प्लेस एट दिस मोमेंट ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ स्पेस इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी कि आधी रात में, द पोइट अलॉन्ग विद द लॉन्ग लेग्स, अ मोथ, अ डम्बलडोर एंड अ फ्लाई आर टुगेदर इन द सेम स्टिल और साइलेंट स्पेस ऑफ हिज रूम। यानी कि जो पोइट है हमारा वो आधी रात में अपने रूम में होता है, किनके साथ, एक लॉन्ग लेग, मोथ, डम्बलडोर और फ्लाई के साथ। वो सब के सब एक साथ होते हैं और रूम में क्या होती है, बिल्कुल शांति। द रूम इज़ स्टिल बिकॉज देयर इज़ नो नॉइज़ आउटसाइड, और रूम में बहुत ज़्यादा शांति थी क्योंकि कोई भी बाहर से नॉइज़ या आवाज़ नहीं आ रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम। पोम की लास्ट की जो दो लाइन थी उससे पोइट का क्या मतलब था। द पोइट सेज दैट दीज फोर इंसेक्ट्स आर गॉड्स हम्बलेस्ट क्रिएचर। पोइट कहता है लास्ट की लाइन्स में कि ये जो क्रिएचर थे, ये चारों इंसेक्ट्स हैं, वो गॉड के सबसे हम्बलेस्ट क्रिएचर हैं, यानी कि बहुत ही विनम्र क्रिएचर हैं। हाउएवर, हालांकि फिर भी, दे डू नो सर्टेन थिंग्स, हालांकि वो काफ़ी चीज़ें जानते हैं, दैट द पोइट हिमसेल्फ डज नॉट नो, जो कि पोइट खुद भी नहीं जानता है। दीज आर थिंग्स दैट आर हिडन फ्रॉम हिम, और वो चीज़ें हैं जो उससे छुपी हुई हैं। एंड अदर ह्यूमन बींग्स, और तो और बाकी लोगों से भी, यानी कि बाकी ह्यूमन बींग से, इंसानों से भी छुपी हुई हैं। What the poet is saying is that everyone has their place in the world and no one is superior or inferior to anyone. एक्चुअल में पोइट ये कहना चाहता है या ये कह रहा है कि इस दुनिया में हर किसी की एक अपनी जगह है और कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं है और ना ही कोई भी किसी से इन्फीरियर है, यानी कि कोई किसी से ज़्यादा भी नहीं है और कोई किसी से कम भी नहीं है। एक्सरसाइज सी, चूज़ द करेक्ट ओनोमेटोपोeic वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दीज फ्रेजेस। यहाँ पर आपको ओनोमेटोपोeic वर्ड्स को फिल करना है टू कंप्लीट दीज फ्रेजेस। ओनोमेटोपोeic वर्ड्स का मतलब हो गया जो साउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट साउंड्स क्रिएट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओनोमेटोपोeic वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि द टिंकलिंग ऑफ बेल्स। बेल्स की जो साउंड होता है, बेल्स से जो निकलने वाली जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, दिस इज़ कॉल्ड टिंकलिंग। ठीक है, तो टिंकलिंग क्या हो गया हमारा ओनोमेटोपोeic वर्ड। इसी तरीके से द रस्टलिंग ऑफ ड्राई लीव्स, द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, the squealing of tires, the mewing of a cat, the whistling of the wind,
द रम्बलिंग ऑफ थंडर, द बीपिंग ऑफ एन अलार्म। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड ऑनोमेटोपोइक वर्ड। आई होप आपको पोम अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बैक एक्सरसाइजेस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।